नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अर्थात प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनको व्याख्या सहित करने की हम कोशिश करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आरपीएससी की परीक्षा और अन्य काफ़ी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 से, क्योंकि मैराथन क्लास नंबर 19 के प्रश्न नंबर जो है 25 तक हम पहले कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 26 से लेकर 50 तक आज हम करने की कोशिश करेंगे। एक एक प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए चलना है, ताकि ये जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं इन्हीं से संबंधित कोई और अन्य तथ्य भी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इनका सही आंसर दे सको। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 से। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हनन तंत्री की झनकार है। भाषा के संबंध में यह वाक्य किस लेखक द्वारा लिखा गया है, या ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये ऐसे इस प्रकार से कथनों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए सभी प्रकार के प्रश्नों को हम व्याख्या सहित करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हनन तंत्री की झनकार है। भाषा के संबंध में ये वाक्य सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के जो है प्रकृति के चतीरे कवि माने जाते हैं। तो देख लेते हैं और अन्य इनकी प्रमुख कीर्तियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है, बार बार पूछी जाती है। सुमित्रानंदन की प्रमुख काव्य कीर्तियाँ जो है वे है ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत। और जो है युगांत से ही जो है छायावादी युग का अंत माना जाता है और प्रकृतिवादी युग की शुरुआत भी मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और श्रवण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि जो है इनकी प्रमुख काव्य कीर्तियाँ हैं। चिदम्बरापन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। भक्तमाल के टीकाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो भक्तमाल के जो टीकाकार हैं निम्नलिखित में से माने जाते हैं प्रियदास। लेकिन भक्तमाल रचना के रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता, केवल भक्तमाल रचना किसके द्वारा लिखी गई ये पूछ लिया जाता तो नाभादास जी का नाम आता, लेकिन यहाँ पर टीकाकार पूछे हैं तो प्रियदास जी का नाम आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। देख लेते हैं। भक्तमाल की टीका प्रियदास जी ने संवत 1769 ईस्वी में 100 वर्ष बाद लिखी थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। नाभादास जी द्वारा 3 कीर्तियाँ उपलब्ध है। भक्तमाल 1585 में, अष्टायाम भी 1585 में लिखा गया। राम भक्ति संबंधी सपोर्ट पद भी जो है नाभादास जी द्वारा लिखे गए। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है। आप सभी को पता है संचारी भावों की संख्या होती है 33। संचारी भाव हमारे रसों की संख्या 9 होती है और संचारी भाव की संख्या होती है 33, लेकिन 34वां संचारी भाव बता करके देव ने जो है छल नामक नए संचारी भाव की उद्भावना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ए, छल। छल जो है देव ने 34वां संचारी भाव माना है। जो भाव रस के उपकारक होकर पानी के बुलबुलों की तरह तरंगों की भांति उठते और विलीन हो जाते हैं उन्हें हम व्याभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को जो है आचार्य भरत मुनि जी द्वारा क्या कहा गया है, व्याभिचारी भाव। एक सेकंड भाई। जब रस के निष्पत्ति के लिए जो भरत मुनि जी द्वारा जो एक सूत्र दिया गया था, भाव विभाव व्याभिचारी संयोगादा रस निष्पत्ति, वहाँ पर उन्होंने संचारी भाव को न मान करके व्याभिचारी भाव जो शब्द का प्रयोग किया है।
भरत मुनि जी ने। ये भी आपको हर एक तथ्यों को इस तरह पढ़ते हुए चलना है, एक दूसरे से जोड़ते हुए, ताकि जब आप परीक्षा में बैठो तो समझ के साथ प्रश्नों का आंसर दे सको। जो हमारे संचारी भाव माने गए हैं 33, उन 33 संचारी भाव को भी हम देख लेते हैं किन किन को माना गया है। भरत मुनि ने जो है 33 संचारी भाव माने हैं, और अन्य विद्वानों ने भी काफ़ी सारे, सभी विद्वानों ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है 33। लेकिन देव कवि एक ऐसे हुए हैं, देव रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि, तो उन्होंने जो है संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 न मान करके 34 मानी है। 34वां जो संचारी भाव उन्होंने छल जोड़ दिया है, और अन्य विद्वानों द्वारा ये मान्य नहीं हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं कुल संचारी भावों की जो संख्या है 33, उनमें से जो है निर्वेद, गल्याणी, शंका, असूया, मद, शरम, आलस्य, दिन्नय, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीड़ा, चपलता और हर्ष, आवेग, जड़ता, ग्रव, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, शौपन, विबोध, अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क, ये सभी के सभी जो है संचारी भाव के नाम हैं। कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से इनमें से कौन संचारी भाव में नहीं शामिल है। तो इस प्रकार से इन 33 संचारी भाव को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि कोई प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन संचारी भाव है या नहीं है, तो आप इसका सही आंसर दे सको। महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव छल नामक माना है, लेकिन विद्वानों को ये मान्य नहीं हुआ। महाराज जसवंत सिंह ने भारत भूषण उनके द्वारा जो रचित रचना है उसमें 33 संचारी भाव को गीतात्मक रूप में लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से 33 संचारी भाव को गीतात्मक रूप में किसने लिखा है, किसकी रचना में दिया गया है इसका उल्लेख, तो आपको ध्यान रखना है भारत भूषण रचना में जसवंत सिंह द्वारा, महाराज जसवंत सिंह जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती रचना के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त है, ये आप सभी को पता है। प्रकाशन वर्ष है इनका 1912। साकेत जो है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कीर्ति मानी जाती है, और इस कीर्ति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का चित्रण जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा किया गया है। भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, वो प्रसिद्ध काव्य कीर्ति है जो 1912-13 के बीच में लिखी गई। उसके बाद बात करिए आगे, रंग में भंग जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का पहला रचना काव्य माना जाता है। उसके बाद बात करिए आगे, अगला पॉइंट हमारा मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की प्रथम, एक सेकेंड पे, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते हैं। आधुनिक काल में ये के कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का बड़ा योगदान रहा है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और अन्य भी रचनाएं हैं काफ़ी सारी, वो हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है, भाई लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल है, तो वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है? कला का जोखिम नामक जो निबंध संग्रह है वो है निर्मल वर्मा जी का। रात का रिपोर्ट, एक चित्रा सुख, लालटीन की छत, वे दिन इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। और उनका अंतिम उपन्यास जो है, जो कि 1990 में प्रकाशित हुआ, वो है अंतिम अरण्य। उसके बाद उनकी 100 से अधिक कहानियाँ संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी है। 100 से अधिक यानी कि 100 से अधिक उनकी कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, और जिनमें कि परिंदे जो इनकी कहानी है काफ़ी प्रसिद्ध हुई है हिंदी साहित्य में। और कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि भी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 31।
सुख सागर के रचनाकार कौन है? सुख सागर नामक जो रचना है उसके रचनाकार आप सभी को पता है मुंशी सदासुखलाल जी रहे हैं। मुंशी सदासुखलाल जो कि नियाज इनका उपनाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण के आधार पर खड़ी बोली में लिखी गई ये रचना सुख सागर की इन्होंने रचना की। ये पूछ लिया जाता है सुख सागर जो सदासुखलाल जी की जो रचना है वो किस भाषा में है, तो आपको ध्यान रखना है खड़ी बोली में ये रचना लिखी गई है। आरंभिक खड़ी बोली की रचनाओं में सुख सागर का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस ग्रंथ का जो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है आरंभिक खड़ी बोली की रचनाओं में सुख सागर। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। अभी हमने पढ़ा था, एक सेकंड ये नियाज थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाला बोधनी नामक जो मासिक पत्रिका निकाली गई उसके संपादक आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। बाला बोधनी जो कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका रही इनकी। बाला बोधनी हिंदी की पहली महिलाओं की पत्रिका मानी जाती है और इसके संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। इस पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ। 4 वर्ष तक नियमित प्रकाशन के उपरांत यह बंद हो गई थी। बढ़ते हैं आगे अगला। और इनके अलावा बाला बोधनी के अलावा भारतेंदु जी की और अन्य जो पत्रिकाएं भी निकाली गई जैसे कि कवि वचन सुधा और भारतेंदु और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सभी पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली गई। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। जयवर्धन मान नाटक के लेखक कौन है? जयवर्धन मान नामक नाटक के लेखककार जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और अन्य पॉइंट हम देखें तो जयवर्धन मान नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इसका प्रथम संस्करण 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विद्वानों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? तो मुकुल नामक जो कविता संग्रह है वो निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध रचना है। तो प्रसिद्ध कविता है मुकुल, कविता संग्रह रहा है मुकुल नाम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी की और इसमें काफ़ी सारी कविताएं संकलित की गई है। इसका प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अन्य कविता संग्रह है उसमें त्रिधारा जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 35। चक्कर कलब के रचनाकार कौन है? चक्कर कलब नामक जो रचना है वो यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। चक्कर कलब यशपाल जी की रचना है। यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से जो है 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू नाम से रचना लिखी है राजेंद्र यादव ने। राजेंद्र यादव की जो चेखव एक इंटरव्यू जो रचना है ये हंस पत्रिका में जो है इसके कथाकार जो है चेखव एक इंटरव्यू के वे कौन है? राजेंद्र यादव और हंस पत्रिका के संपादक भी माने जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 37। जसोदा कहा कहो हो बात तुमरे सूत के कर्तव्यों पे कहत कहे नहीं जात। तो ये जो पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा लिखी गई है कि जसोदा कहा कहो हो बात तुमरे सूत के कर्तव्यों पे कह नहीं जात। तो ये पंक्तियाँ जो है प्रमुख कवि जो कि अष्टचाप के कवियों में शामिल हैं कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, कुम्मन दास जी के पुत्र रहे हैं, चतुर्भुज दास जी की है। तो इसके संबंध में हम देख लेते हैं और अन्य तथ्य। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार चतुर्भुज दास है। ये कुम्मन दास जी के पुत्र और विट्ठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। अष्टचाप के जो है कवि 8 कवियों में शामिल हैं चतुर्भुज दास जी। अष्टचाप के कवियों में इनका स्थान काफ़ी जो है प्रमुख माना जाता है और जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो है चतुर्भुज दास जी की काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। द्वादशयस भक्ति प्रताप हितजू को मंगल इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 38। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर की वाणी की करती रहे वृष्टि। जो ये पंक्तियाँ है ये किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है
ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की काव्य प्रसिद्ध पंक्तियाँ है जो कि कामायनी के ईड़ा सर्ग से ली गई है। कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, और इसमें ईड़ा सर्ग से ली गई है। कामायनी में जो है 15 सर्ग शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कामायनी में जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग है, तो 15 सर्ग है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से जो है एक और जिंदगी कमलेश्वर जी की कहानी नहीं है। राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी, तीनों कहानियाँ कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। एक और जिंदगी जो है मोहन राकेश जी की 1961 में रचित कहानी है। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, मांस का दरिया 1966 कमलेश्वर जी की कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40, इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा जी की है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी की कीर्ति निम्नलिखित में से भुवन विक्रम है। तो भुवन विक्रम नामक जो कीर्ति है वो वृंदावन लाल वर्मा जी की है। जो शेष रचनाएं हैं वो जैसे कि गोदान आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो है इनका उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, यही सच है मनु भंडारी जी की रचना है। तो इनके प्रकाशन वर्ष को भी हम देख लेते हैं। भुवन विक्रम 1957 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, और जो गोदान है 1936 में प्रेमचंद जी का, चित्रलेखा 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी का, और यही सच है 1996 में मनु भंडारी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41, इनमें जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है, तो जीवनी परक उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है, वो है भूले बिसरे चित्तर। और अन्य जो रचनाएं हैं यहाँ ये सभी जीवनी परक रचनाएं हैं। खंजन नैन, मानस का हंस, दोनों रचनाएं अमृतलाल नागर जी की है। खंजन नैन में जो है सूरदास के जीवन को चित्रित किया है, तो मानस के हंस में जो है तुलसीदास के जो जीवन को चित्रित किया गया है। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा गया जो है ये एक उपन्यास है, पहला गिरमिटिया, जो कि श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो और अन्य तथ्य भी हम देख लेते हैं इनसे संबंधित। इस उपन्यास में एक मिनट, भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्तर 1959 ईस्वी में जीवनी परक उपन्यास नहीं माना जाता। इस उपन्यास में भगवती चरण वर्मा ने 1961 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत के सामाजिक जीवन और जो है राजनीतिक दशा का चित्रण किया गया है भूले बिसरे चित्र में, जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा 1959 की जीवनी परक उपन्यास नहीं माना जाता, बल्कि ये इनका एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र 1959 में रचित। और इसमें 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया। और ये जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की सामाजिक जीवन और राजनीतिक दशा का चित्रण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। और अन्य उपन्यास है जैसे कि खंजन नैन जो कि सूरदास के जीवन पर चित्रित है, मानस का हंस जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर चित्रित है, और पहला गिरमिटिया जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर चित्रित उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 42, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। इनमें से जो है अधूरा उपन्यास नहीं है वो है रत्ना की बात। रत्ना की बात और अन्य जितने भी उपन्यास दिए गए हैं वे सभी के सभी उपन्यास अधूरे माने जाते हैं। इरावती, मंगलसूत्र और चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ जो है निराला जी का उपन्यास है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का उपन्यास है जो कि उनका अधूरा उपन्यास है। और इरावती आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद जी का है। तो देख लेते हैं रत्ना की बात जो उपन्यास है ये है रागे राघव जी ने तुलसीदास जी के कवि व्यक्तित्व के निर्माण में रत्नावली के योगदान की मार्मिक चित्रण को प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में रत्ना की बात जो कि 1954 में लिखा गया रागे राघव जी द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी जो है रत्नावली के जो
के योगदान की मार्मिक चित्रण को प्रस्तुत करता है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व का निर्माण इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद बात करें आगे, यह उपन्यास स्वतः पूर्ण उपन्यास माना जाता है, अपने आप में पूर्ण उपन्यास ये उपन्यास रहा माना जाता है। किस प्रकार से रत्नावली ने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में अपना योगदान दिया है, इसको इसमें चित्रित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो माना जाता है इस प्रकार से जनश्रुतियों के अनुसार ये कथा भी आप लोगों ने सुनी रखी होगी। जैसे कि तुलसीदास जी जब पहले जो है राम की भक्ति नहीं करते थे, तब जैसे तुलसीदास जी की जब शादी हुई, उनकी पत्नी रत्नावली जब अपने मायके चली गई थी, तो वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे जो है उनके मायके चले गए। और जब मायके चले गए तो बड़ी कठिनाइयों के साथ तो वो नदी को पार करते हुए उसके मायके गए। और फिर बाद में वहाँ पर जा कर के किसी जैसे एक जंगले से या झरोखे से वहाँ पर अपनी पत्नी रत्नावली को देख रहे थे, तो वहाँ पर उसको पैर में जो है सांप ने काट लिया था। और सांप के काटने का भी एहसास उन्हें नहीं हुआ था। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें सांप ने काट लिया। तो जब रत्नावली ने व्यंग्य किया था, कटाक्ष किया था कि ये जो है आपकी जो ये मेरे प्रति इतनी जो आकुरता है, ये आकर्षण है, ये किस काम का? अगर आप इतनी ही व्याकुलता से या आकर्षित आप राम की तरफ होते, राम की भक्ति करते, तो भगवान श्री राम आपको मिल जाते। तो इन्हीं सभी को इस जो है उपन्यास में दर्शाया गया है। तो रत्नावली का योगदान दिखाया गया है तुलसीदास जी के जो व्यक्तित्व में। ये आपको इस उपन्यास के माध्यम से जब आप पढ़ोगे तो आपको सभी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो देख लेते हैं आगे। तीनों उपन्यास जो कि इरावती उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद जी का उपन्यास है, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है, चोटी की पकड़ निराला जी का अपूर्ण उपन्यास है। हिंदी साहित्य में जितनी भी अपूर्ण रचनाएं हैं उनको भी हम जो है एक क्लास में पहले कर चुके हैं। और भी जो है बीच बीच में हमें जितनी भी अपूर्ण रचनाएं मिलेंगी तो उनको भी हम उनमें इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 43 लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री मानी जाती हैं। तो लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को 2 टूक शब्दों में साहस के साथ व्यक्त किया है। और जो है इस आत्मकथा में लेखिका को विशेष ख्याति भी प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 44 किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक मानते हैं? तो ये माना है आनंद कुमार स्वामी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45 सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो जो सिंधी भाषा का विकास है अपभ्रंश की ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। तो देख लेते हैं ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ ऐसा माना जाता है। पेचासी से जो है लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और पूर्वी हिंदी से निकली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 46 अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है? पूछने वाला लहना सिंह की आयु कितनी थी? तो ये प्रश्न जो है चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उनके कहानी उसने कहा था से ली गई है। तो उसने कहा था और जो है बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन मात्र 3 कहानियाँ लिखकर चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी जी जो है हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। तो आपको बताना है ये जो पंक्ति यहाँ दी गई है, तो अमृतसर में अनजान लड़की से जो बोलता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है, पूछने वाला जो लहना सिंह है उसकी आयु पूछी हुई है। किसने पूछा अमृतसर में अनजान लड़की से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई मतलब सगाई, एक तरह से सगाई कहेंगे। सगाई, क्या तेरी सगाई हो गई है?
तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछने वाला जो लहना सिंह है उसने कहा था कहानी का पात्र, तो उसकी उस समय की आयु पूछी हुई है। तो उस समय उसकी आयु मात्र जो है 12 वर्ष मानी जाती है। और लड़के की, यहाँ पर लड़के की आयु पूछी हुई है, तो लड़की की आयु पूछ ली जाए तो 8 वर्ष होगी भाई। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर, एक बार और अन्य पॉइंटों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। उसने कहा था चंद्रधर्मा गुलेरी की जो रचना है, एक कहानी है, उसने कहा था का मुख्य पात्र जो लहना सिंह है, इसका जो रचना वर्ष 1915 ईस्वी माना जाता है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियाँ लिखी है, जैसे कि सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। इनको आपको ध्यान रखना है, कई बार क्रम वाइज भी प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे संबंधित। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 47, सतपुड़ा का जंगल की कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? सतपुड़ा का जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई प्रमुख कविता मानी जाती है। और उसमें जो है जिस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है वो वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल नामक वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सतपुड़ा के घने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक विद्वान माने जाते हैं। यहाँ पर पंक्तियों की कुछ, कविता की कुछ जो है पंक्तियाँ भी दी गई है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया था। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। तो ये सतपुड़ा के जंगल की ये कुछ पंक्तियाँ है। तो यहाँ पर ढोल नामक जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, ढोल नामक जो है वाद्य यंत्र का उल्लेख इस कविता में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। हर एक प्रश्नों को, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको तो आपको बार बार रिवाइज करते हुए ही चलना है, क्योंकि आधी सफलता तो जब आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे, प्रश्नों की बार बार रिवीजन करोगे तो परीक्षा देने से पहले ही मिल जाएगी। मात्र परीक्षा देने की प्रतीक्षा रहेगी आपको। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो सभी प्रश्न आप लोगों के लिए आसान प्रश्न रहेंगे और जो आसानी से आप उनका सही आंसर लगा पाओगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। भाई एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपकी परीक्षाओं के लिए अगर लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो वीडियो को आप जो है लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मैं इसी प्रकार से हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों को लाने की कोशिश करती रहूँगी और जो है मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 48। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है? तो हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से इरावती माना जाता है। तो इरावती प्रसाद जी की यह पूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में हिंदू साम्राज्य के शुंग काल का चित्रण है और इसमें पुष्य मित्र अग्निमित्र का समय चित्रित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49। प्रगतिशील लेखक संघ के विरोध में इलाहाबाद में कौन सी संस्था उभरी? किस विचारात्मक आंदोलन के पक्ष में महात्मा गांधी जी ने कहा कि सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाला साहित्य की आवश्यकता है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये महात्मा गांधी जी ने प्रगतिवादी जो प्रगति लेखक संघ के विरोध में जो प्रगतिवादी जो है, एक सेकंड भाई, प्रगतिशील लेखक संघ के विरोध में जो है प्रगतिवादी जो संस्था उभर कर जो है सामने आई, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि सुलाने वाले साहित्य की बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे, अगला हम पॉइंट देखते हैं। तो यह बात मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता के दौरान कही थी। अगर ये पूछ लिया जाए प्रगतिशील संघ लेखक की जो स्थापना है सबसे पहले किस वर्ष हुई, तो 1935 में पेरिस में हो चुकी थी। लेकिन भारत में पूछ लिया जाए तो 1936 में पहले हुई
उसके बाद बात करते हैं आगे, अगला देख लेते हैं। और लखनऊ में हुई भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने अध्यक्षता की 1936 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 50। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी सैदर्च गोपिका प्रेम प्रकट कल जूही दिखाओ मीराबाई विषयक छप्पे की उक्ति पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये भक्तमाल से ली गई है, जो कि नाभादास जी की रचना है। भक्तमाल जो ये पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है मीरा जी की द्वारा लिखी गई, सॉरी भाई, ये भक्तमाल रचना से ली गई है। और भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है और नाभादास अगरदास जी के शिष्य माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 ईस्वी के पीछे बना और संवत 1769 ईस्वी में प्रियादास जी द्वारा जो है भक्तमाल की टीका भी लिखी गई। और इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चित्रित 316 छप्पों में दिए गए है। और इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई है। तो ये भी आपको सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, किसके द्वारा भक्तमाल टीका लिखी गई और किसके द्वारा भक्तमाल की रचना हुई और कब हुई, और इसमें कितने जो कवियों का जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया। तो 200 कवियों का तो ध्यान रखना आपको इन सभी पॉइंटों को, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में इन पॉइंटों को पूछा गया है। और जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं तो वे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारी जो ये सीरीज चली हुई है मैराथन क्लास की 50-50 प्रश्नों की, तो इनको जब हम रिवाइज करेंगे तो इनको और अधिक लंबी मैराथन क्लास के माध्यम से जो है हम इनकी रिवीजन भी करने की कोशिश करेंगे परीक्षा तक। अगर ये प्रश्न आप लोग इनको बार बार करोगे तो आपको देखने को मिलेगा तो परीक्षा में इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा जो हम कर रहे हैं। तो आपको इस सीरीज़ से जुड़ करके अपनी तैयारी को इसी तरह निरंतरता के साथ रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।